चलिए, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, मैदान उत्पत्ति के आधार पर मैदान कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए आप। उत्पत्ति के आधार पर, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला जो मैदान होता है उसको कहते हैं संप्राय मैदान। आपने पढ़ा होगा, क्या होता है संप्राय मैदान, जिसको पेनिप्लेन कहा है डेविस ने। क्या कहा है डेविस ने, इसको कहा है पेनिप्लेन। डेविस नाम का एक विद्वान आया था, अपर्दन चक्र दिया था उसने, आप सभी को पता है अपर्दन चक्र दिया था। उस अपर्दन चक्र में जो आखिर आखिर में क्या होता था, एक मैदान का निर्माण होता था। उस मैदान को क्या कहा था उसने, पेनिप्लेन नाम दिया था। अब देखिए उस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई। डेविस ने यह बताया था कि कोई भी भूभाग, यहां समझ लीजिए इसको, इस बॉक्स में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है तुम्हारे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए डेविस महोदय ने क्या बताया था, विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस जिसको कहते हैं, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने बताया था कोई भूभाग उत्थान होता है, कोई भूभाग का क्या होता है, उत्थान होता है। ये मान लीजिए समतल भूभाग था, इसका उत्थान हुआ, बोला कि ये ऊपर उठा। किसका निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। अब इसने क्या बताया कि धीरे 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 अपर्दनकारी शक्तियां, अपर्दनकारी शक्तियां जैसे कि हवा, नदी, ये क्या है इसके ऊपर अपना प्रभाव जमाती है। आपने देखा होगा बजरी का ढेर, बजरी का ढेर जो होता है, हम बहुत जल्दी अगर देखना चाहते हैं अपर्दन कैसे होता है, बजरी का ढेर एक दिन इतना ऊंचा रहेगा, दूसरे दिन देखना इतना, दूसरे तीसरे दिन फिर जो बहुत सारे आसपास की जो साधन होते हैं, पानी, हवा, मिट्टी, वो सभी उसका अपर्दन करते रहते हैं और धीरे धीरे उसका टीला नीचे होता रहता है। आपने देखा होगा, ये सारी चीजें अनुभव की होगी आपने। तो इसने भी क्या बताया कि अपर्दनकारी शक्तियां यानी कि पवन और नदी, ये इस पर अपर्दन करना शुरू कर देती है। इसको काटती छाटती जाती है, कभी इसकी आकृति ऐसी हो जाती है, फिर और काटती है, फिर इसकी आकृति ऐसी हो जाती है, फिर और काटती है और काटती है, इसकी आकृति कैसी हो जाती है, समतल मैदान हो जाती है। कैसी हो जाती है, समतल मैदान, जिसको इसने ग्राफ के माध्यम से बतलाया है। पहले ऊंचा रहता है, फिर धीरे 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 समतल मैदान में बदल जाता है। पहले इतना ऊंचा रहता है और फिर समतल मैदान में बदल जाता है। तो आखिरी स्टेज को इसने क्या कहा है, पेनी प्लेन कहा है। क्या कहा है, पेनी प्लेन। किसने कहा है, डेविस महोदय ने। इसी पेनी प्लेन को संप्राय मैदान कहते हैं और ये पेनी प्लेन शब्द जो है ये डेविस महोदय ने दिया था। पेडी प्लेन नाम का एक शब्द वो किंग महोदय ने दिया था, LC किंग। उन्होंने भी अपर्दन चक्र की व्याख्या की थी और उन्होंने पेनी प्लेन की जगह पेडी प्लेन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पेडी प्लेन। किसी ने इसको पेनफेन कहा है, लॉसन नाम का विद्वान आया था, पेनफेन कहा है। किसी ने इसको क्या कहा है, किसी ने इसको क्या कहा है। तो हमको क्या याद रखना है, पेनी प्लेन। संप्राय मैदान उत्पत्ति कैसे हुई आपको समझ में आ गया होगा। कोई उत्थित भूभाग है, अपर्दनकारी शक्तियां इस पे अपर्दन करती है और अपर्दन करने के फलस्वरूप जो आखिरी स्टेज में जो बचता है मैदान, समतल धरातल जो बचता है, उसको क्या कहते हैं, संप्राय मैदान कहते हैं। इतनी बात इन्होंने समझाई थी और इसके बाद आखिर में इन्होंने क्या कहा था कि कभी कभी क्या होता है, अपर्दनकारी शक्तियां सब कुछ को अपर्दित कर देती है, लेकिन कुछ जो चट्टाने होती है, कुछ शैलें होती है, वो शैलें अपर्दित नहीं हो पाती। कुछ कठोर शैलें होती है ना भाई, ग्रेनाइट शैलें होती है, बहुत ज्यादा कठोर शैलें होती है, उनको क्या है ना तो हवा काट सकती है ना पानी उनको काट सकता है। तो ऐसी चट्टाने आखिरी स्टेज में रह जाती है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में इस तरीके से रह जाती है। ऐसी ऊंचे ऊंचे टीलों को उसने एक नाम दिया था जिसको क्या कहते हैं, मोनोडनोक। क्या नाम दिया था, मोनोडनाक नाम दिया था इसने। किसने दिया था, पेनी प्लेन ने। क्या बोला था कि कोई भूभाग पहले ऊंचा रहता है, धीरे 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 इसका क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन के फलस्वरूप जो आकृति बची उसको पेनी प्लेन या संप्राय मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं, संप्राय मैदान। और आखिर में बची हुई स्थलाकृति को पेडी मोनोडनोक कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोनोडनोक। जो ऊपर नीचे वाली स्थलाकृति रहती है, कुछ उबड़ खाबड़ स्थलाकृति जो बाकी रह जाती है, उसको मोनोडनोक कहते हैं। इस प्रकार के मैदानों के उदाहरण कहाँ मिलते हैं गुरुजी, इस प्रकार के मैदानों के उदाहरण मिलते हैं हमारे राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला है, आपको पता है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से में से एक पर्वतमाला है। ये एक जमाने में बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन अपर्दनकारी शक्तियों के प्रभाव में आकर के ये ऊपर से घिस-पिट गई है, ऊपर से घिस-पिट गई है। इस वजह से अब ये आसपास के क्षेत्र में या तो अवशेष पर्वतों के रूप में बची हुई या इसके आसपास जो है संप्राय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा
राजस्थान के अलावा ये पाई जाती है। पिरेनीज पर्वतमाला है, यहाँ पे मैंने बताया था पर्वत जब बनाए थे। आप अगर अगर आपने वो पर्वत वाला, खाड़ियों वाला, सागर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक रखा हुआ मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो पिरेनीज पर्वतमाला की जो ये स्थलाकृतियां पाई जाती है, जो संप्राय मैदान की है पेनी प्लेन के अनुसार। कुछ मात्रा अपलेशियन पर्वत के यहाँ भी पाई जाती है, उनको भी पेनी प्लेन कहा गया है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। तो पहले प्रकार का यह है संप्राय मैदान। इतनी बात आपके समझ में आएगी तो फटाफट से आपको क्या करना है वो कर दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको पता लग जाए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको वो धीरे धीरे आपके बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरे प्रकार का मैदान कैसा है, काष्ठ निर्मित मैदान। कैसा है? काष्ठ निर्मित मैदान। काष्ठ निर्मित मैदान कैसा आता है गुरुजी, ये भी बता दो। देखिए काष्ठ निर्मित मैदान, काष्ठ स्थलाकृति होती है, चूना प्रदेश होता है। उस चूने प्रदेश में क्या होता है, चूने के प्रदेश में जो कार्बन युक्त जल होता है, वह कार्बन युक्त जल क्या करता है, चूना प्रदेशों को अपरदित करता है कार्बनीकरण की क्रिया द्वारा। उसमें कई सारे घोल तत्व होते हैं जो चूने की चट्टानों को क्या करते रहते हैं, घोलते रहते हैं, और घोल घोल करके क्या है उनको अपरदित करते हैं, तो एक बड़े सारे मैदान का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार के मैदान को काष्ठ निर्मित मैदान कहा जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी क्या है, मैदानों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको भी पढ़ना हमको जरूरी हो जाता है। काष्ठ निर्मित मैदान आप समझ गए। देखिए काष्ठ निर्मित मैदान में होता क्या है, सिंपली समझिए आप, भूमिगत जल जो होता है भूमि के अंदर, एक तो होता है ऊपर वाला जल जिसको हम नदी, सागर, महासागर के रूप में देखते हैं। एक जल होता है भूमि के अंदर की तरफ। भूमि के अंदर की तरफ जो जल होता है वो जल क्या करता है, भूमि के अंदर की तरफ जो जल होता है वो जल क्या करता है, ऊपर वाली जो चट्टानें होती है उनको घोलता रहता है। उसमें जो कुछ कार्बन युक्त लवण होते हैं उन लवणों को अपने अंदर घोलता रहता है, घोल घोल करके क्या है उसको अपर्दित कर देता है। अपर्दित करने के फलस्वरूप पहले छोटे छोटे रंध्र बनते हैं जिसको विलय रंध्र बोलते हैं, घोल रंध्र बोलते हैं। फिर उसके बाद डोलाइंस बनते हैं, पोनोर बनते हैं, युवाला बनते हैं, राजकुंड, सकुंड वगैरह सारे बनने के बाद वो पूरी स्थलाकृति एकदम से धंस जाती है, जिसको धंसती निवेशिका नाम से, आपने फिजिकल ज्योग्राफी अगर पढ़ी हुई है तो उसमें मैंने बताया है। आप बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे देख लीजिए, काष्ठ स्थलाकृति एक नाम से एक वीडियो है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आपको, चित्रों के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो काष्ठ निर्मित मैदान जब वो धंस जाता है तो एक संप्राय मैदान बन जाता है, उसको काष्ठ निर्मित मैदान कहते हैं। ऐसे मैदानों के उदाहरण कहाँ मिलते हैं आपको, यहाँ पर मिलते हैं। दो देश है, एक तो युगोस्लोवाकिया, एक स्लोवाकिया, युगोस्लाविया, क्या नाम है, युगोस्लाविया है, एक स्लोवाकिया है। यहाँ पर इन दोनों देशों में इस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध चूने के काष्ठ प्रदेश यहीं पे पाए जाते हैं विश्व में सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और बताता हूं, तीसरे प्रकार का निर्मित जो मैदान होता है वो होता है पवन निर्मित मैदान। पवन जानते हो ना, मैंने आपको बताया था पवन और हवा में क्या अंतर होता है, आप सभी को मालूम है। पवन कहते हैं वायु के गतिशील पुंज को, और हवा या वायु कहते हैं वायु के स्थिर पुंज को, इसीलिए किसी का नाम पवन रखा जाता है ताकि वो गतिशील बन सके। तो देखिए पवन निर्मित मैदान दो प्रकार के बनते हैं, एक तो अपर्दन के फलस्वरूप, एक निक्षेपण के फलस्वरूप। पवन जो होती है, हवा जो होती है, हवा क्या करती है, मान लीजिए कोई पर्वतमाला है, क्या ये पर्वतमाला, इधर से चल रही है क्या, पवन, क्या चल रही है ये पवन, समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पवन इधर से चल रही है तो आपको पता है जब पवन चलती है तो अकेली नहीं चलती, अपने साथ कूड़ा करकट पन्नी वगैरह, इसके अलावा कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा। आप धूल में गए हो कभी, आंधी में गए हो तो आपने महसूस किया होगा कि आंधी में, आंधी के साथ साथ बहुत सारी धूल मिट्टी के मोटे मोटे कण भी अपने आते हैं, बालों में मिट्टी वगैरह जम जाती है, देखा होगा ना आपने, वही वाला मामला होता है। क्या होता है जब पवन चलती है बहुत तेज गति से रेगिस्तानी मैदानों में, तो वो क्या अपने साथ रेत के मोटे मोटे कणों को भी उड़ा करके ले जाती है। अब जब वो रेत के मोटे मोटे कण जब उड़ा के ले जा रही है पवन, तो ये जब इससे टकराएंगे, सामने मान लीजिए कोई पर्वत आता है, इससे टकराएंगे, तो टकराने के फलस्वरूप यहाँ बहुत तेज गति से आघात करेंगे इसके ऊपर,
और जब इस पर्वत के ऊपर बहुत तेज गति से आघात करेंगे तो पर्वत जो है अपरदित हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? जब बहुत तेज गति से जो बारीक बारीक कण हैं, मोटे मोटे कण हैं, वो इससे टकराएंगे पर्वत से, तो इस पर्वत को क्या कर देंगे, वो अपरदित करेंगे। स्थलाकृति कैसी हो जाएगी, ऐसी। फिर और तेज गति से चलेंगे तो ये इस तरीके से धीरे 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 होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पवन का अपरदित मैदान बन जाएगा। तो इस प्रकार के पवन अपरदित मैदान भी संप्राय मैदान कहलाते हैं, उनको भी मैदानों की श्रेणी में कहा गया है। ऐसे पर्वत के मैदान यहाँ पाए जाते हैं एटलस पर्वत के पास। कहाँ पाए जाते हैं, एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत। सहारा है, सहारा मरुस्थल से जो हवाएं चलती है वो अपने साथ कूड़ा कंकड़ पत्थर ले जाती है और एटलस पर्वत से टकराती है। एटलस पर्वत से टकराने के बाद एटलस पर्वत धीरे 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 क्या हो रहा है, संप्राय मैदान में बदल रहा है। तो ऐसे उदाहरण आपको एटलस पर्वत के यहाँ पर मिलेंगे। एटलस पर्वत मैंने आपको कई बार बतलाया है, कहाँ है, यहाँ मिलेगा आपको अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में, बोले तो मोरक्को देश में। कौन सा देश है बताइए, मोरक्को देश। ये हो गया निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण। अपरदनात्मक स्थलाकृति होगी इसकी, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृति पवन द्वारा। निक्षेपणात्मक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति से भी पवन जो है मैदानों का निर्माण करती है। अब कैसे करती है गुरुजी, ये भी बता दो। तो देखिए पवन क्या होती है, हवा जो होती है अपने साथ कंकड़ और धूल और रेत को उड़ा करके ले जाती है। अब जब उड़ा करके ले जाती है तो कहां तक उड़ा के ले जा सकती है, वो क्या करेगी, किसी ना किसी एक स्थान पर उसका जमाव करना शुरू कर दी। जब वायु या पवन की जो गति है वो मंद पड़ जाती है तो धीरे 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 निक्षेप होने लगते हैं, उसके जमाव होने लगते हैं। जब वो निक्षेप या जमाव होने लगते हैं तो वहां भी एक मैदान का निर्माण हो जाता है। उस मैदान को क्या कहते हैं, लोयस का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, लोयस का मैदान। और इस लोयस के मैदान के उदाहरण आपको यहाँ पर मिलते हैं, चीन में मिलते हैं। क्या नाम है, लोयस के मैदान। लोयस क्षेत्र सबसे पहले फ्रांस में मिला था, उस फ्रांस के क्षेत्र के नाम पर ही लोयस के मैदान पाए जाते हैं। चीन में, मंचूरिया में, मंचूरिया भी चीन में आता है, और मंगोलिया में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, पीले पीले मैदान है, पीली पीली मिट्टी है, बिल्कुल बारीक महीन मिट्टी है, बहुत चिकनी, सॉरी कह सकते हैं बहुत बारीक कण होते हैं इस मिट्टी के, उसको कहते हैं हम लोयस के मैदान। आपको चीन में देखने को मिलेगा ये। ऐसे उदाहरण विश्व में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चीन में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। यहाँ से जो आपको गोबी का मरुस्थल है वहां से मिट्टी उड़ करके जाती है और चीन के पूरब में जाकर के, उत्तर पूर्व में जाकर के वहां पर इसके निक्षेप होने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको संप्राय मैदान का बात समझ में आ गई होगी। इसके उदाहरण मैंने बताया आपको, अरावली पर्वतमाला और पिरेनीज पर्वतमाला। काष्ठ निर्मित मैदान मैंने आपको बताया यूगोस्लाविया और स्लोवाकिया। पवन निर्मित मैदान अपरदनात्मक स्थलाकृति के उदाहरण बताए मैंने आपको एटलस पर्वत के यहाँ। मेरे ख्याल से आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियां वगैरह सब कुछ कंफर्म हो गया होगा कौन सा किधर है। अपरदनात्मक स्थलाकृति मैंने एटलस के यहाँ बताई और निक्षेपणात्मक मैंने आपको लोयस के यहाँ बताई। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से ए टाइप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समझ में आ गई हो तो बात जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। जब तक मैं ये फालतू कमेंट करने वाले जो है इनको ब्लॉक करने का काम करता हूँ। ये पापा की परी है, इसको ब्लॉक करने का काम है मेरा। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक भी करते चलिए। आपकी लाइक हमको हौसला देती है, क्योंकि आपको मालूम है लाइव क्लासों के लिए ना तो हमको तनख्वाह मिलती है, ना ही कोई इसका कोई बेनिफिट है हमारे लिए। सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए लाइव क्लासेस जो है आयोजित की जाती है रोजाना। और इसके लिए आपको पता है नेट वगैरह, लाइट वगैरह सारा सिस्टम करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उस मेहनत के लिए आप लाइक कर दीजिए ताकि हम उससे मोटिवेट हो सके। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी जुड़ सके, फायदा मैक्सिमम लोगों को हो। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। बाकी और कोई मकसद नहीं है इस लाइव का। ठीक है, मौज कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे देखते हैं। काष्ठ निर्मित मैदान भी हो गए और संप्राय मैदान भी हो गए।
पवन निर्मित मैदान भी हो गए। इसके बाद देखिए एक 2 प्रकार के छोटे-छोटे मैदान और होते हैं जो भी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर पे हम कह सकते हैं पटल विरूपणी मैदान। कौन से मैदान? पटल विरूपणी मैदान। पटल विरूपणी मैदान देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा समझने वाला है। अगर आप समझदार हो, तो ज़रूर समझ में आएगा आपके। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करना, ताकि ये बात आपके समझ में आए। कौन-सा है? पटल विरूपणी मैदान। पटल विरूपण किसको कहते हैं? पटल कहते हैं भूपटल को, भूपटल जो पृष्ठ है उसको, और विरूपण कहते हैं उसका रूप में परिवर्तन होने को। ठीक है? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उन शब्द में ही उस बात का जवाब होता है। मैंने आपको एक शेर भी पढ़ा था, आपको बताया था कि ख़याल जिसका था ख़याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो इसी तरीके से कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सवाल बन के खड़े हो जाते हैं। अगर हम गौर करें उन शब्दों पर, तो उन सवालों का जवाब उन शब्दों में ही हमको मिल जाता है। ठीक है? चलिए। हाँ, क्या बता रहा था मैं? पटल विरूपण मैदान। देखिए पटल विरूपण में क्या होता है, जब कोई भूभाग जब कोई भूभाग आमने-सामने की ओर गति करता है, किधर की तरफ? आमने-सामने की ओर गति करता है। मैं इसको उदाहरण भी दूँगा आपको। आमने-सामने की ओर जब गति करता है, तो आपने कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत पढ़ा होगा। कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत पढ़ा होगा। होम्स का रेडियो एक्टिव या संवहन तरंग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें इन्होंने कहने की कोशिश की थी कि जब 2 भाग एक दूसरे की ओर गति करते हैं, तो किनारे वाले जो भाग है ना, किनारे वाले, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये कोई 2 भूभाग है, ठीक है? एक भूभाग ये है, एक ये भूभाग है। समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इधर वाला भाग इधर की ओर गति करेगा, इधर वाला भाग इधर की ओर गति करेगा। जब दोनों भाग एक दूसरे की ओर गति करेंगे, तो सबसे पहले किनारे वाले भाग में उत्थान होगा। ये ऊँचे हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे ये? ऊँचे हो जाएँगे। आटा होता है आटा, रोटी बनाने का आटा, जब आटे को दोनों तरफ से प्रेशराइज़ किया जाएगा, दोनों तरफ से प्रेशर लगाया जाएगा उसपे, तो सबसे पहले जहाँ प्रेशर बना है, वहीं पे वो ऊँचाई लेगा, बीच वाला भाग वैसा का वैसा बने रहेगा। और ज़्यादा हम प्रेशराइज़ करेंगे तो किनारों के भाग और उठेंगे और बीच वाला भाग भी धीरे-धीरे उठने लगेगा। इस तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले ये वाले भाग जो उठेंगे, इसको इन्होंने क्या कहा था? नाम दिया था अग्रदेश। क्या बोला था? अग्रदेश फोरलैंड इन्होंने कहा था। और बीच वाला जो भाग है, वो बीच वाला भाग धीरे-धीरे सबसे पहले तो वो यथावत स्थिति में रहेगा, उसको इन्होंने मध्यपिंड नाम दिया था। क्या बोला था? मध्यपिंड, ज्विस-चेंजबर्ग नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ज्विस-चेंजबर्ग। किसने दिया था ये? कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ज्विस-चेंजबर्ग नाम दिया था और ये भूभाग कुछ मात्रा में ऊपर की तरफ उठता है, कुछ मात्रा में ये भूभाग ऊपर की तरफ उठेगा और जब ये भूभाग ऊपर की तरफ उठेगा, तो इससे पठारों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पठार का निर्माण होगा। इससे किसका निर्माण होगा? पठार का निर्माण होगा। यहाँ पर अग्रदेश का निर्माण हुआ, इसके पठार का निर्माण हुआ। जब कंडीशन, अब हमारा पटल विरूपणी मैदान कैसे बनेगा? जब बीच वाला भाग ज्यादा मात्रा में ऊपर नहीं उठ पाएगा, अपनी स्थिति में रहेगा, तो इस प्रकार बने हुए मैदानों को पटल विरूपणी मैदान कहा जाता है। ऐसे मैदान आपको हंगरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है? हंगरी देश है यहाँ पर, हंगरी का मैदान इसी तरीके का मैदान है। दोनों तरफ से जो पर्वत है, उन पर्वतों का उत्थान हुआ है, लेकिन बीच का भाग नहीं उठा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलता है, हालांकि वो पठार बना है वहां पर। ये जो भारत है, भारत पहले यहाँ था। वेगनर का सिद्धांत अगर हम पढ़ेंगे, बीए फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से दें, अगर बीए फर्स्ट ईयर वाले क्लास ले रहे हैं, गर्ल्स खास तौर से, तो आपका कल टेस्ट है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का, ध्यान रखिएगा। जब ये भूभाग ऊपर की तरफ उठेगा, सर किधर की तरफ? सॉरी, वेगनर ने क्या बताया था कि एक साथ जुड़े हुए थे। ये दक्षिण के जितने भी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अरब और भारत का ये हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया और ये द्वीप समूह जितने भी है, ये सारे क्या है? अफ्रीका के आसपास जुड़े हुए थे। उसने ये भी बताया था कि ये वाली जो इस्तेला करती है, इस वाली इस्तेला करती है, में आसानी से फिट की जा सकती है। तो भारत यहाँ था। भारत का जो गति हुई, भारत की गति ऊपर की तरफ हुई, इधर की तरफ। किधर की तरफ? ऐसे भारत की गति हुई। अब आपको पता है यहाँ अंगारा लैंड वाला था, लारेशिया जिसको बोलते हैं। लारेशिया वाला भाग और से भारत का भाग जब टकराया, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड था और ये अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराए,
तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, एक पर्वत का निर्माण हुआ, और इधर से ये आया, इधर से आया नहीं वैसे, इधर से धक्का लगा, तो इधर भी एक पर्वत का निर्माण हुआ। इसको कुनलुन पर्वत कहा, कुनलुन पर्वतमाला। इसको क्या नाम दिया, हिमालय पर्वतमाला। ऐसा ही हुआ था ना भाई, ऐसा ही हुआ था ना। तो इन दोनों को अग्रदेश इसने कहा, और बीच का भाग तिब्बत के पठार के रूप पर उठ गया है। कौन सा पठार है, तिब्बत के पठार के रूप में। उदाहरण समझने की कोशिश करना आप, मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह आपके समझ में आ गया। कुनलुन पर्वतमाला का निर्माण इधर की तरफ हुआ, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण इधर हुआ। बीच का जो मैंने बताया आपको मध्य पिंड या जुस्टेनबर्ग इसने नाम दिया है, वो तिब्बत के पठार के रूप में अवशेष रह गया। अब तिब्बत का पठार मान लीजिए ये उठता नहीं ऊपर की तरफ, और वैसा का वैसा ही अपने स्थान पर बना रहता, तो इस प्रकार जो पर्वत का जो मैदान का निर्माण होता है, ऐसे मैदानों को उसने क्या कहा है, पटल विरूपणी मैदान। ऐसे मैदान आपको हंगरी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है आपके, इतनी बात समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दीजिए। आप क्या लिखोगे, वाई लिख दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपके जो समझाया गया है वो बात आपकी बिल्कुल बराबर समझ में आ रही है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपकी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो पांचवा प्रकार का मैदान है, वो जलोढ़ मैदान है। कौन सा मैदान है, जलोढ़ मैदान। अब जलोढ़ मैदान को तो आप समझते ही हो, बचपन से आपने पढ़ा होगा, शुरू से आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मैदान कैसा होता है। जलोढ़ मैदान देखिए, नदी जब आती है, नदी जब आती है तो नदी अपने साथ पहाड़ों को काट छांट करके आती है, अपने साथ मिट्टी रेत वगैरह सब कुछ लेके आती है। चलिए बहुत बढ़िया, उमेश दत्त, नितेश मीना, नजमा खान, पापा की परी, अनिल कुछावा, फूल सिंह मीना, प्रकाश, अनिल, रामलखन, रविंद्र गोयल, बहुत बढ़िया, गोवाल। आप सभी देख रहे हैं, बहुत अच्छी लग रहा है मुझे। आप सभी इसको शेयर भी करते रहे, ताकि दूसरे लोग भी देख सके। देखिए तीनों क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल, और तीनों क्लासों के मात्र 50 बच्चे देख रहे हैं, तो ये आपके लिए अफसोस की बात है कि आप इसको अच्छी तरीके से शेयर नहीं कर पाए। आप अपने दोस्तों को ही शेयर नहीं कर सकते तो किसको शेयर करेंगे, हैं? दिव्या, हेमंत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अनुराज मीना, आप अपने दोस्तों को ही शेयर नहीं कर पाए तो किसको शेयर, खैर शेयर वेयर का खेल तो चलता रहेगा। चलो, हाँ, जलोढ़ निर्मित मैदान तो आप समझते हैं, नदियां जल के द्वारा जो पहाड़ों के क्षेत्र है उनको लुढ़का लुढ़का कर लाती रहती है, उनसे जो निर्मित होता है। खादर बांगर वगैरह आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। जहां जहां विश्व की विशालतम नदियां पाई जाती है, उन नदियों के किनारे मैदानों का निर्माण होता है, जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। ठीक है, भारत में उदाहरण देख सकते हैं, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान पाकिस्तान पाया जाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान आसाम में पाया जाएगा। इस तरीके से जो बड़ी नदियां होती है वो किसका निर्माण करती है, मैदानों का निर्माण करती है। सिंपली बात है, तो मुश्किल नहीं है। तो जलोढ़, ये सारे मैदान आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं घास के मैदानों की तरफ। ठीक है, अब हमारा होता है वो होता है घास के मैदान। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले, ताकि आप समझ में आए। देखिए घास के मैदान आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उम्मीद है आपके दिमाग में वो चीज स्थिर हो जाएगी। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके, अब देखिए, अगर कोई पीछे चल रहा है लेक्चर में, जिसके पास आवाज लेट पहुंच रही है, या जो वो पढ़ लिख रहा है मैं उसको लेट पढ़ रहा हूँ, तो आप अपने मोबाइल पे जो दाईं तरफ है वो डबल क्लिक कीजिए, ताकि आपका जो वीडियो है वो 10 सेकंड जल्दी जल्दी आगे चल सके, लाइव आप आ सके। ठीक है, हाँ, बात में बता रहा था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप उसको कभी ना भूले। घास के मैदान आपने पढ़े होंगे, रटे होंगे, लेकिन हमारी जो क्लास होती है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बिल्कुल रटाया नहीं जाता। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझदार हो तो। हाँ, देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, संसाधन गूगल में बताया होगा मैंने, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और उम्मीद है आप कभी उसको नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले घास के मैदान जब आप याद रखोगे, समझोगे, तो उसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है। आपको 3 रेखाएं होती है ना, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं की स्थिति पता होना चाहिए,
कि ये जो तीनों रेखाएं हैं ये वास्तव में विश्व के किन किन देशों से या किन किन महाद्वीपों से कहां कहां से निकलती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हम कर्क रेखा को देखते हैं। कर्क रेखा ये आपको कैलिफोर्निया दिख रहा है ना, कैलिफोर्निया के जस्ट नीचे से, ठीक है, कैलिफोर्निया के जस्ट नीचे से निकलती है ये, टच करती हुई लगभग लगभग इसको मैक्सिको की खाड़ी में होकर के गुजरती है। यहाँ एक क्यूबा देश मिलेगा आपको, क्यूबा द्वीप है, और ये आपको मिलेगा फ्लोरिडा। इन दोनों के बीच में से ही जाती है, इन दोनों के बीच में से चलती चलती है अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में जाती है। ध्यान रखिएगा, कर्क और मकर रेखाएं विश्व के लगभग लगभग सभी मरुस्थलों को टच करती है। शीतोष्ण मरुस्थल को छोड़ दिया जाए, जैसे गोभी का मरुस्थल है, अभी मत कहना सब गोभी के मरुस्थल में भी जाती है, उष्ण मरुस्थल जितने भी है उन सभी मरुस्थलों में जाती है। ठीक है, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चली, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने के बाद ये रेखा चली है अरब के मरुस्थल में, अरब के मरुस्थल में चलने के बाद ये चली है भारत के मरुस्थल में। बोले तो थार के, हालांकि आप यूं मत कहना भाई थार के जैसलमेर में होकर निकलती, थार के मरुस्थल के आसपास से जाती है, ये भारत के मध्य में से बीचों बीच में से चलती है, और चलने के बाद ये चली जाती है। यहाँ पे देखिए एक ये आपको मिलेगा ताइवान, ताइवान में से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, ये चीन है, ताइवान है, लगभग लगभग सीधी रेखा बनी होगी है, अगर नहीं बनी होगी तो आप बना लीजिए इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से सीधी ही है। ये रेखा जो है इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, क्या कहते हैं इसको। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज नहीं समझा मेरे ख्याल से कभी नहीं समझ में आएगा आपके। ठीक है, कक्षा में आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा रहती है, मैक्सिमम बच्चे बैठते हैं, इस वजह से हो सकता है पीछे बैठने वालों को आवाज नहीं आती होगी, इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये लाइव क्लास का। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, गुरुजी ये बता दो, गुरुजी वो बता दो। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा देखिए इक्वाडोर के आसपास से गुजरती है और अमेजन के जंगलों से होकर के गुजरती है, जहां आपकी अमेजन नदी मोहाना बनाती है वहां से निकलती है, अफ्रीका के गिनी तट से निकलेगी, भारत से बिल्कुल नहीं जाएगी, और ये आपके जो इंडोनेशिया वाला प्रायद्वीप है इससे होकर के बोर्निया के बीचों बीच में होकर जाएगी, तो गुजारते हैं। देखिए कौन सी रेखा है ये हमारी रेखा है गुरुजी, भूमध्य रेखा। कौन सी है, भूमध्य, गिनी तट पे आसपास से गुजरेगी, यहीं पे ये भारत में भी नहीं जाती है और श्रीलंका से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जाती है इंडोनेशिया में होकर के और बोर्निया के बीचों बीच होकर के ये चली जाती है इधर की तरफ। ठीक है, कहाँ जाती है ये, प्रशांत महासागर में चली जाती है। नाम क्या है गुरुजी इसका, 0 डिग्री भूमध्य, क्या नाम है, 0 डिग्री भूमध्य, कर्क रेखा। इसके बाद गुरुजी कौन सी रेखा है, इसके बाद है तीसरी रेखा, जो आपके ये जो अर्जेंटीना है आपका, अर्जेंटीना से गुजरती है, चिली और अर्जेंटीना से, यहाँ से गुजरेगी, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, अर्जेंटीना और चिली से गुजरने के बाद ये जाती है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, ये मेडागास्कर जो है, इस मेडागास्कर के लगभग दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, और मेडागास्कर से दक्षिणी हिस्से से गुजरने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग 60% भाग नीचे रहता है, बाकी 40% भाग ऊपर रहता है। इस तरीके से ये 3 रेखाएं हैं आपके, मेरे ख्याल से आपको ये तीनों रेखा की स्थिति कंफर्म हो गई होगी। बोलो ये तीनों रेखा आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर तीनों रेखा समझ में आएगी तो आप क्या करोगे, तीनों रेखा अगर आपके समझ में आई तो वाई टाइप करो, फटाफट से वाई टाइप करो, फटाफट से जल्दी से कीजिए, जल्दी से वाई टाइप। मैं देखता हूँ कुछ काम का कमेंट हो तो पढ़ूं उसको जल्दी से। ये तीनों रेखाओं की स्थिति आपके समझ में आ गई है तो फटाफट से वाई टाइप कीजिए। हाँ, कृष्णा उल्ला, अनिल, हेमंत, आदिल खान, लवकुश मीना, अनिल कछावा, दिलीप, हेमंत, अनिल, निधि, नजमा, राम सैनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ही बार कर दे भाई अनिल, बार बार करने की कहाँ जरूरत आ रही है हमें इधर। चलिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों रेखाएं अब इमेजिनेशन आपके दिमाग में बन गई होगी, भाई यहाँ से गुजरती है, आपके दिमाग में फोकस हो गया होगा भाई यहाँ से गुजरती है, आप इसको मत भूलना कभी भी। ठीक है, एक रेखा जो होती है
वो यहाँ से अलास्का के यहाँ के हडसन की खाड़ी होकर के ये यहाँ से होकर के ये जो आप ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है और ये क्या नाम है इसका स्कैंडिनेविया है, यहाँ से होकर के गुजरती है, कमचटका प्रायद्वीप से होकर गुजरती है, उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। हालांकि उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से एक दक्षिण में होकर भी गुजरती है, उसको अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए साहब, अब देखो, अब क्या देखो, अब मैंने आपको कई बार बतलाया है कि सूरज की स्थिति हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही रहती है। सूरज जो चमकता है वो लंबवत इन्हीं क्षेत्रों में चमकता है। सूरज कभी भी यहाँ लंबवत नहीं चमकता, यहाँ भी नहीं चमकेगा, यहाँ भी नहीं चमकेगा, यहाँ भी नहीं चमकेगा। समझने की कोशिश करना, सूरज की जो स्थिति होती है वो सूरज की स्थिति इन दोनों तीनों रेखाओं के मध्य में ही होती है। जून में सूरज की स्थिति कर्क रेखा पे हो जाती है, तो दिसंबर में यहाँ हो जाती है, तो मार्च और सितंबर में भूमध्य रेखा पर हो जाती है। ये तो बात आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, यानी कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा के क्षेत्र से लेकर के मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, समझ लेना। इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो कटिबंध है यानी कि 66.5 से ऊपर, उसको शीत कटिबंध कह देते हैं। क्या नाम है? शीत कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, ठीक है, पूरा यहां से लेकर के यहां तक। अब इन दोनों के बीच का ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध आएगा, यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, विश्व में जो 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। कितने प्रकार के घास के मैदान हैं? 2 प्रकार के। देखिए, एक तो मैदान है, घास के मैदान है। जब मैदानों में घास पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ऊंची-ऊंची पाई जाती है, तो उनको घास के मैदान कहा जाता है। अक्सर वो घास के मैदान पशुचारकों के काम में आते हैं, पशु चराते हैं ना वो, इसलिए उनके काम में आते हैं। तो घास के मैदान को हम समझेंगे आज की क्लास में। जो हमारा मेन मुख्य मुद्दा है घास मैदान ही है। घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी? बताओ। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मैंने वही आपको फिर शेर सुनाना पड़ेगा। ख्याल जिसका था ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो उष्ण कटिबंध, नाम से पता चल रहा है उष्ण कटिबंध। यहाँ आएंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जितने भी है वो आपको इस क्षेत्रों के बीच में मिलेंगे, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो इसके नीचे मिलेगा आपको, हो सकता है इसके नीचे मिले, हो सकता है इसके नीचे मिले, हो सकता है इसके ऊपर मिले आपको। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना भाई? ऐसा ही होगा ना भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको यहाँ मिल सकते हैं, कर्क रेखा के ऊपर या मकर रेखा के नीचे। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात समझ में आई? सर दिखाई नहीं दे रहा? क्यों? सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई? मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा होगा, ऐसी कुछ नहीं है। अब देखिए, घास के मैदान में सबसे पहले हम देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखिए, 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका में, इसको क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा। और यहाँ कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के मध्य जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रेयरीज। क्या बोलते हैं इसको? प्रेयरीज। वैसे इसको एक घास का मैदान अगर मिलेगा उसको प्रेयरी बोलते हैं, कई सारे हो जाएंगे तो प्रेयरीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रेयरीज। चलिए, ये प्रेयरीज हो गया। उत्तरी अमेरिका में घास के भूमि मैदानों को क्या बोलते हैं? प्रेयरीज। अब बताओ ये कौन सा घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? जल्दी से बताइए। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? इसके बाद देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं, ये एशिया है, ये एशिया है और ये यूरोप है। इन दोनों के मध्य यहाँ पे भी घास के मैदान पाए जाते हैं, यूक्रेन के आसपास। कौन सा देश है इधर? यूक्रेन से लेकर के और सुदूर पूर्व साइबेरिया
चीन में मंचूरिया तक फैला हुआ है, कजाकिस्तान वगैरह सारे देश इसमें आते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? शीतोष्ण। बहुत बढ़िया चेतन में ना। यहाँ पर भी एक घास के मैदान पाए जाते हैं, ये यूरोप है, ये एशिया है, इनके बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे इसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। स्टेपीज क्या बोलते हैं? स्टेपीज। एक मैदान होगा तो स्टेपी कहेंगे, और कई सारों को एस लगा देते हैं ना, एस लगाते थे ना बहुवचन के लिए, बहुत सारे जाते थे। नजमा ने बताया है शीतोष्ण होगा। चलिए, उमेश ने भी बताया है कि शीतोष्ण होगा। स्टेपी। और ये क्षेत्र कौन सा है? यूरेशिया। अगर ये याद नहीं होता तो ऐसे याद रखना इसको, एशिया है और यूरोप है, दो अलग अलग महाद्वीप है, दोनों महाद्वीपों के मध्य जो पाया जाता है स्टेपीज कहते हैं। जिस तरीके से दो अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए हम उसको स्टेपलर कर देते हैं, स्टेपलर लगाते हैं ना अपन, उसको पिन लगा देते हैं, तो उसको उससे ध्यान रखना। टेप लगा देते हैं, टेप स्टेप, इस तरीके से टेप लगा देते हैं किसी को जोड़ने के लिए, या स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप याद रखना यूरेशिया में पाया जाता है। जब दो महाद्वीप आपस में मिल रहे हैं तो उस क्षेत्र में यूरेशिया के स्टेपीज कहते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक देश है छोटा सा, क्या नाम है? हंगरी। हंगरी देश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पुस्ताज। क्या कहते हैं? पुस्ताज। ये भी कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंध। देखिए ध्यान रखना, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में अगर कोई घास का मैदान आ जाता है उसी को केवल उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। बाकी जितने भी घास के मैदान हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। बात आपके मेरे ख्याल से क्लियर होगी, समझ में? पानी पिला दो भाई, ठीक है। हंगरी, हंगरी में इसको क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। चलिए इसके बाद और देखते हैं। अब बताइए, देखिए यहाँ भी है, यहाँ ये है अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा तो शीतोष्णकटिबंधीय होगा ना। तो यहाँ पे एक मैदान पाया जाता है, इसको बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। ये पंपास मैदान कई बार पूछा जाता है कि कौन से देश में पाया जाता है। देखिए पंपास जो मैदान है, पंपास मैदान पाया जाता है आपके, वैसे तो अर्जेंटीना में है। कौन सा देश है? अर्जेंटीना में। लेकिन अर्जेंटीना के साथ एक देश यहाँ पर और है, अगर आप नक्शे में देख रहे हो तो देखना, उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे। और उसी के ऊपर बड़ा सारा देश है, लगभग आधा है दक्षिण अमेरिका का, उसको कहते हैं ब्राजील। तो दक्षिणी ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में ये मैदान फैला हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? पंपास का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पंपास का मैदान बोलते हैं। इसके बाद ये हो गया पंपास। इसके बाद देखिए ये अफ्रीका है, अफ्रीका का भी ये नीचे वाला दक्षिण वाला भाग, दक्षिणी अफ्रीका कहते हैं ना इसको। दक्षिण अफ्रीका में भी नीचे एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? वेल्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? वेल्ड्स। याद रखना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की घास जो है वो अक्सर ज्यादा लंबी नहीं हुआ करती। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की घास ही जो है वो ही लंबी हुआ करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की घास इतनी लंबी नहीं हुआ करती, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, इस वजह से। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, मैं पानी पी लूं थोड़ा। हो गया, वेल्स घास के मैदान हो गया। अब देखिए और आगे चलते हैं, तो इधर वैसे कोई घास का मैदान नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कहा जाता है, यहाँ है नीचे की तरफ, यहाँ यहाँ इनको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। क्या बोलते हैं इनको? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भैंस जो भेड़ जो सबसे ज्यादा मात्रा में ऊन देती है, मेरिनो भैंस, वो यहाँ पर पाई जाती है। हाँ, वेल्स जो है यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध बकरी पाई जाती है, अंगोरा नाम की। क्या नाम है? अंगोरा नाम की बकरी है, वो भी ऊन देने आगे है। यहाँ पर ऊन देने के मामले में अंगोरा नाम की बकरी है। मेरिनो नाम की भेड़ भी पाई जाती है यहाँ पर, लेकिन मेरिनो नाम की भेड़ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध भैंसे हैं, भेड़े हैं, ध्यान रखना। ठीक है, शिप जो होती है।
इसके बाद न्यूजीलैंड में भी जो दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड का, इसके उत्तर में यहाँ पर भी घास का मैदान पाया जाता है। न्यूजीलैंड में उस घास के मैदान को कहते हैं कैंटरबरी। क्या बोलते हैं? कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, दक्षिणी अमेरिका में पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, 3 देश है। हालांकि यहाँ देशों का मसला नहीं है क्योंकि अफ्रीका है। यहाँ भी देशों का मसला नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही है केवल, और न्यूजीलैंड में तो एक ही देश है न्यूजीलैंड, कैंटरबरी इसको कहते हैं। चलिए, पंपास से संबंधित एक शब्द और लिख लेना। यहाँ पे जो घास पाई जाती है विश्व प्रसिद्ध घास है, नाम क्या है गुरुजी? अल्फा अल्फा। क्या नाम है? अल्फा अल्फा नामक यहाँ पे घास पाई जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका की एक प्रसिद्ध घास है, अर्जेंटीना में पाई जाती है। राजस्थान की मेरिनो चोकला। एब्सोल्युटली राइट। चलिए, ये जितने भी मैदान हैं कितने हो गए? देखे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 मैदान जो है, ये मैदान पूछे जाते हैं। देखिए, परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, परीक्षा में आपको कैसे भरना है ये भी एक सवाल है, ठीक है? तो इसको कैसे भरना है आपको देखिए, अगर पूछा जाए कि विश्व के मानचित्र में शीतोष्णकटिबंधीय घासों को घास मैदानों को दर्शाइए, तो आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से, ठीक है? ऐसा क्षेत्र बनाना है और वहां पे लिख देना है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। न्यूजीलैंड में भी ऐसा बनाना है, अर्जेंटीना में आपको ऐसा बनाना है, अर्जेंटीना में ऐसे, दक्षिण अफ्रीका में भी आपको ऐसा कर देना है, प्रेरीज में भी आपको ऐसा कर देना है, उत्तरी अमेरिका में येलोस ऑफ प्रेरीज, और स्टेपीज में भी आपको ऐसा करना है, और हंगरी में भी आपको ऐसा कर देना है। येलोस ऑफ, ये क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है हमारे, ठीक है? सॉरी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? देशों में कनाडा और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आप चलेंगे यूरेशिया में स्टेपीज, यूरेशिया में यूक्रेन से लेकर के साइबेरिया, मंचूरिया, कजाकिस्तान वगैरह सारे देश इसमें आ जाएंगे, पोलैंड वगैरह। आप चलेंगे हंगरी में इसको पुस्ताज कहते हैं। हंगरी केवल एक ही देश है। अच्छा, आपसे पूछ लिया भाई, हंगरी के आसपास वाले देशों का नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह, ये छोटे-छोटे देश हैं। इनमें भी इसको पुस्ताज के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है? ऐसे आसपास के वाले प्रश्न पूछे, आजकल डायरेक्ट नहीं पूछते, आसपास से पूछते हैं, ताकि वो नॉलेज जांच करने की कोशिश करते हैं कि इसका आसपास की नॉलेज भी है या नहीं। आप दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे, उन्हीं को वेल्स कहेंगे। आप दक्षिण अमेरिका में जाएंगे, आपको अर्जेंटीना मिलेगा, आपको उरुग्वे मिलेगा, आपको दक्षिणी ब्राजील मिलेगा, वहां पे इसको पंपास कहते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, इसको कहते हैं डाउन्स, और आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, इनको कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात बोलो समझ में आ गई? अब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट से वाई लिखिए कमेंट बॉक्स में, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ताकि आगे बढ़े हम उष्णकटिबंधीय घासों को मैदान को देखने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पुट अप कर सकता है यहाँ पर जल्दी से, ठीक है? आप देखते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में इनको कहते हैं लाओस। क्या कहते हैं? लाओस। वेनेजुएला में दक्षिण जो उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कभी भी यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में ही होंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं है। अमेरिका में एक है, अफ्रीका में एक है, और दक्षिणी अमेरिका में 2 है बस, और कहीं भी नहीं है। लाओस है वेनेजुएला में। अगर आपसे पूछ ले गुयाना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो गुयाना के घास के मैदानों को भी लाओस कहेंगे, क्योंकि फ्रेंच गुयाना इसके पास है। सूरीनाम में भी क्या कहेंगे? सूरीनाम में भी यही कहेंगे। कोलंबिया में क्या कहेंगे? कोलंबिया में भी इसको लानोज के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये छोटे छोटे देश आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में, ठीक है? यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका ब्राजील, और ब्राजील में इनको पंपास कहते थे यहाँ तो, लेकिन अगर उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है तो इनको क्या बोले थे? कंपास या कंपोज, जो भी आपने याद किया हुआ है पहले, वही। क्या ब्राजील है? ब्राजील के पास आपको बोलीविया मिलेगा, आपको पराग्वे मिलेगा, पराग्वे भी मिलेगा आपको। इन देशों में इनको कंपास कहते हैं। यहीं पर इसको सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सेल्वास वनों के नाम है, लेकिन कई संदर्भ में सेल्वास घासों को भी बोल दिया जाता है। सेल्वाज वन, ठीक है? सेल्वाज वन।
अकॉर्डिंग न्यू लैंग्वेज। हाँ, प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अगर पहले भी प्रश्न किया हो तो दोबारा पूछ लीजिए, मैंने देखा नहीं आपको। कंपास या सेल्वास इसको दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के आसपास वाले क्षेत्र में कहते हैं। यहाँ आपको पता हैगा, ये जो है यहाँ पर सवाना कहते हैं इसको, सवाना घास के मैदान, जो आपको क्या नाम से अफ्रीका है, अफ्रीका के मध्य में बहुत सारे देश है यहाँ पर। कांगो आपको मिलेगा, युगांडा आपको मिलेगा, अंगोला आपको मिलेगा, केन्या मिलेगा, तंजानिया मिलेगा। यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, गुयाना और फ्रेंच गुयाना में डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आपको पता है ये जो पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये फ्रांसीसियों ने, स्पेनियों ने अपने कब्जे में किया हुआ था। तो अभी भी गुयाना पर फ्रेंच भाषा का अधिकार है। आपको पता है दक्षिणी अमेरिका का ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जिसकी अपनी स्थानीय भाषा हो, स्थानीय भाषा में वहां पर बातचीत चलती हो। यहाँ पे फ्रेंच भाषा का आधिपत्य है, फ्रेंच और स्पेनिश, इसलिए उसको फ्रेंच गुयाना के नाम से जाना जाता है। बाकी और कोई डिफरेंट उनमें नहीं है। ठीक है, चलो हाँ, सवाना कौन कौन से देश है मैं बता रहा था आपको। हाँ, अंगोला है, केन्या है, युगांडा है, इसके अलावा और छोटे छोटे रोडेशिया वगैरह, कांगो वगैरह, सारे देशों में सवाना का घास का मैदान फैला हुआ है। सवाना वन को भी बोलते हैं, सवाना घास को भी बोलते हैं। ठीक है, सवाना वन को भी बोलते हैं, सवाना घास को मिलते हैं। तो सवाना घास का मैदान आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको दक्षिणी सॉरी अफ्रीका के मध्य में, या इसको आप दूसरे कलर में कर सकते हैं ऐसे। ये आपके क्या हो गए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। पंपास और सेलवास ये सारे आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए मसाई जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम पूर्वी अफ्रीका की तरफ चलेंगे, तंजानिया, इथोपिया वगैरह देशों में, तो यहाँ पर मसाई जनजाति पाई जाती है। केन्या में यहाँ पर मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। वहां पर सवाना घास मैदान पाए जाते हैं। लिख लीजिए आप इसको, इस बात को लिख लीजिए आप। देश है यहाँ पर केन्या, क्या नाम है, केन्या। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है मसाई मारा, क्या नाम है, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, केन्या में है। वहां पर ये सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है हमने जो घास के मैदान आपको बतलाए हैं, ये घास के मैदान आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपके लिए बेनिफिट रही होगी मेरे ख्याल से। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि गुरुजी, आप थम्स अप का निशान भेज सकते हैं, जिसको कहते हैं परफेक्ट, वो निशान भेज सकते हैं आप, ताकि मैं समझ जाऊं। एक और लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहो तो श्रीलंका में भी घास के मैदान जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उसको पटाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप लिख सकते हैं। हालांकि इसका कोई महत्व नहीं, ज्यादा किताबों में नहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं मिलेगा, कोई आप डीपली किताब पढ़ेंगे तो वहां पे मिल सकता है आपको। ठीक है, मौज कर दी, खतरनाक क्लास। बताइए जल्दी से, हम सब बता दीजिए मुझे, ताकि मैं इससे मोटिवेट हो सकूं और आपको पढ़ाने के लिए एनर्जी ला सकूं। आग लगा दी, आजा, चलिए।